बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायर आर्म इंजरीज़ में ट्रॉमाटोलॉजी का बेसिकली जो सब सेक्शन है फ़ायर आर्म इंजरीज़, उसके पास्ट एसिक्यूज़ करेंगे। अब हम फर्स्ट वाला एसिक्यू है इन्यूमरेट कंट्रास्टिंग फीचर्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट लीजन्स कास्ड बाय फायर आर्म। ये वैसे तो ये सारे पास्ट एसिक्यूज़ हैं, लेकिन ये वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। सबसे पहले डायमीटर एंट्री वुंड का स्मॉल होता है और एग्जिट वुंड का लार्ज होता है। शेप एंट्री वुंड की रेगुलर होती है, सर्कुलर या ओवल, और एग्जिट वुंड की इरेगुलर शेप होती है। मार्जिन्स इन्वर्टेड होते हैं, जो बाहर से बुलेट सपोज आ रही है तो स्किन के अंदर लगेगी, तो जब उसने अंदर जाना है तो मार्जिन्स इन्वर्टेड होंगे और एग्जिट के इवर्टेड होंगे, बाहर को निकलेगी तो स्किन बाहर को जाएगी। ब्लीडिंग एंट्री में कम होती है और एग्जिट में ज़्यादा होती है। ये देखें, ये इसका साइज़ भी लार्ज है और ये इरेगुलर साइज में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। फायर ब्लास्ट का इम्प्रिंट जो सा था एंट्री में होगा, बाहर जो भी इम्प्रिंट्स वगैरह वो सिर्फ एंट्री में होंगे, एग्जिट में एब्सेंट होंगे। एब्रेजन कंट्यूजन कॉलर वगैरह एंट्री में होगा। ब्रैकनिंग, बर्निंग, सिंजिंग, टैटूइंग, ये सब ना एंट्री में होंगे। एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस तक ना एंट्री वुंड में प्रेजेंट होते हैं और एग्जिट वुंड से इनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो वेपन की वजह से ना, तो जिस तरफ वेपन था, फायर आर्म वेपन जो था वो बॉडी की एंट्री वुंड वाली साइड पे था, तो ये उसकी वजह से सारे, जैसे अनबर्नट वो होता है गन पाउडर वगैरह की वजह से होता है, या ब्लैकनिंग होती है। अनबर्न जो सा होता है गन पाउडर, उसकी वजह से टैटूइंग होती है ना। उसके अलावा ब्लैकनिंग, बर्निंग वगैरह ये सारा कुछ ना एंट्री वुंड में होता है। उसके बाद है बुलेट फ्रॉम अ राइफल्ड वेपन हिट्स अ मैन एट 50 मीटर डिस्टेंस, मेंशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंट्री वुंड एक्सपेक्टेड। कि 50 मीटर तक अगर एक इंसान का वो जो सा है, एक खड़ा हुआ है इंसान और उसमें उसको कोई हिट किया जाता है किसी वेपन से, किसी बुलेट से, तो उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे एंट्री वुंड के। एक जनरलाइज ना सारा लिख दिया कि क्या क्या ना मेजरमेंट्स हैं। सपोज डिस्टेंस रेंज वुंड्स में ना ये वो वाले वुंड्स होते हैं दैट आर इन्फेक्टेड बाय फायर आर्म व्हेन टारगेट इज़ बियॉन्ड 18 इंचेस ऑफ डिस्टेंस। 18 इंच से अगर दूर ज़रा खड़ा हुआ टारगेट, तो उसको हम कहेंगे डिस्टेंट रेंज वुंड। इसके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? एट दिस डिस्टेंस देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ बर्निंग, ब्लैकनिंग, चेयरिंग ऑफ स्किन, सिंजिंग ऑफ हेयर और टैटूइंग। इनमें से कुछ भी कोई भी चीज़ नहीं होती, इनका किसी का भी एविडेंस नहीं होता। वेड इज़ प्रेजेंट, वेड कहाँ तक होता है? 6 फीट तक होता है। एट द डिस्टेंस बिटवीन द फायर आर्म एंड द टारगेट इंक्रीजेज, द स्प्रेड ऑफ पैलेट्स इंक्रीजेज वाइल द साइज ऑफ सेंट्रल इन मैस एंट्री डिक्रीजेज प्रोपोर्शनली। कि जो से डिस्पर्शन होती है ना पैलेट्स की, वो इंक्रीज़ होती रहती है, और जो सेंट्रल इन मैस होता है वो प्रोपोर्शनली इसका साइज़ कम होता रहता है विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। उसके बाद से व्हाट विल बी, ये जनरलाइज था, इसका एक आंसर दिया था कि कोई भी आज डिस्टेंस की बेस पे अगर आपको पूछा हो फायर आर्म का, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर 50 मीटर के से स्पेसिफाई करके इसको लिख दें आंसर को, तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। उसके बाद से व्हाट विल बी द इंडिकेशंस ऑफ सुसाइडल डेथ बाय फायर आर्म। सुसाइडल डेथ की क्या क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं? ट्रॉमाटोलॉजी में मैंने एक क्वेश्चन कराया था सुसाइडल का कट थ्रॉट वाला, होमिसाइडल और सुसाइडल कट थ्रॉट, तो तकरीबन उससे मिलते जुलते पॉइंट्स हैं इसके भी, कि सुसाइड में कुछ इंडिकेशन सेम होती हैं। जैसे कि सीन ऑफ डेथ ना मोस्टली आइसोलेटेड होगा। पर्सनल हिस्ट्री ऑफ विक्टिम में बी हैविंग सम क्राइसिस। इन्फॉर्मेशन अबाउट द सुसाइडल थ्रेट्स एंड अटेम्प्ट्स शुड ऑल्सो बी अवेलेबल। कि उसकी कोई क्राइसिस की उसको कोई हमें हिस्ट्री मिलेगी कि किसी वजह से बड़ा परेशान था, या फिर कोई उसने पहले सुसाइड के थ्रेट दिए हुए थे, या फिर उसने कोशिश की हुई थी पहले सुसाइड की। उसके बाद सुसाइड नोट इज़ मोस्टली प्रेजेंट, सुसाइड नोट मिलेगा। और गन पोजीशन क्या होगी कि मोस्टली गन ना नियर द बॉडी पड़ी होती है, और अगर हाथ में होगी तो वो ना द गन में बियर विक्टिम्स फिंगरप्रिंट्स, उसने जब पकड़ी होगी, अगर सॉरी इफ़ द गन हैंड गन इज़ यूज, अगर हैंड गन यूज़ की गई तो उसके साथ उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे। और ब्लड एंड हेयर में भी इनसाइड द मज़ल एंड पे ब्लड और हेयर होंगे। गन जिसने, अगर आपने किसी ने अपने आप को खुद गोली मारी तो जाहिर है उसकी गन उसके करीब ही मिलेगी। उसके बाद है द साइट ऑफ फायर आर्म इंजरी इज़ मोस्ट प्रोबेबली द टेम्पल, सेंटर ऑफ द फोरहेड, साइड ऑफ द माउथ, इन साइड ऑफ द माउथ यानी मुंह के अंदर रख के गोली चलाना, और फ्रंट और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट की जो इजीली एक्सेसिबल पॉइंट्स हैं जहाँ पे गोली मारी जा सकती है, उसी पे फायर आर्म इंजरी होगी। एग्जामिनेशन विक्टिम हैंड का अगर हम करेंगे तो द हैंड दैट में है फायर्ड द शॉट में शो एविडेंस ऑफ स्मोक, गन पाउडर एंड द इम्प्रेशन ऑफ द ट्रिगर में बी फाउंड ऑन द इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर जहाँ से वो ट्रिगर दबाया गया उसका इंप्रेशन मिल सकता है। उसके अलावा स्मोक और गन पाउडर वगैरह के एविडेंस होंगे। द नंबर ऑफ शॉट्स इज़ यूजली 1, एक ही गोली मारेगा। आपको ये अपने आप को गोली मारा तो ज़ाहिर है दूसरी की नौबत ही नहीं आएगी। फिर रेंज या डिस्टेंस ऑफ फायर इज़ क्लोज रेंज वुंड होगा और कॉन्टैक्ट वुंड होगा। द डायरेक्शन ऑफ फायर इज़ कंसिस्टेंट विद सेल्फ फायरिंग, क्या उसकी डायरेक्शन फायर कैसी होगी कि देखते ही पता चलेगा कि ये सेल्फ फायर है।
उसके बाद है ऑन ऑटोप्सी गन शॉट वुंड वाज फाउंड ओवर द टेम्पल ऑफ अ मेल बिजनेसमैन. द वुंड इज स्टीलेट शेप्ड विद द कॉलर ऑफ एब्रेयन पार्शियली लॉस्ट. देयर इज नो ब्लैकनिंग टैटूइंग प्रेजेंट. Part A, what is the probable manner of death and distance of the weapon. Part B, on which side bewelling of the skull will be. Part A में है it is suicidal manner of the death. क्या उसको उसके सारे सिनेरियो से पता चल रहा है कि जी वो उस टेम्पल पे है, उसका जो गन शॉट वुंड है उसके उसमें ब्लैकनिंग टैटूइंग वगैरह नहीं है, और एब्रेयन पार्शियली लॉस्ट है, तो इसमें क्या आ गई सुसाइडल मैनर ऑफ डेथ है, इट इज़ अ कॉन्टैक्ट वुंड. उसके बाद है एट द साइट ऑफ द एंट्री वुंड देयर इज़ इनवर्ड बिवेलिंग. ये एज इट इज़ बुक की लाइन है कि जब एंट्री वुंड पे इनवर्ड बिवेलिंग होती है, बोनी रेगियन होती है इनर पार्ट ऑफ द बोनी टेबल पे, और जो साइट ऑफ द एग्जिट वुंड होती है वहाँ पे आउटवर्ड या एक्सटर्नल बिवेलिंग होती है. बिवेलिंग का क्या होता है बेसिकली कंसेप्ट के ना, स्कल के दो टेबल्स होते हैं. जब बाहर से अगर बुलेट आ रही है तो बाहर वाला जो वुंड होगा ना वो थोड़ा क्लीन होगा, क्योंकि जो अंदर वाला है ना हार्ड टेबल वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है काइंड ऑफ. तो जब अंदर की तरफ को, लेकिन जब वो अंदर वाले टेबल से गुजरेगी तो वहाँ पे ना डैमेज बहुत ज़्यादा होगा, इरेगुलर सा वुंड बनेगा. इसी तरह अगर गोली स्कल के अंदर से बाहर की तरफ जाए तो अंदर वाली साइड पे थोड़ा क्लीन वुंड बनेगा, और बाहर वाला बहुत ज़्यादा ना इरेगुलर टाइप का होगा, क्योंकि अंदर वाले से जब बाहर जा रही तो अंदर वाले बुलेट को सपोर्ट है आउटर टेबल की. उसके बाद है यस ये वाला हो गया, नहीं ये नहीं हुआ था. A wound over the right temple in a right-handed person was examined and the following findings were observed. Right-handed person है और उसके right temple पे wound है. A circular collar of abrasion, tattooing, blackening and tearing of tissues around the wound. ये सारी चीज़ें present है. What is the type of the weapon used? What is the approximate distance of the weapon discharged from the wound? What is the probable manner of death? What is the cause of tattooing? एंड व्हाट इज़ द स्पेसिमन ऑफ चॉइस टू बी सेंड टू द बैलिस्टिक एक्सपर्ट. सबसे पहले राइफल यूज़ हुई है और इट इज़ अ फायर इट फायर्ड अ सिंगल शॉट. वो राइफल में से एक ही शॉट निकलती है. उसके बाद है वेपन क्लोज रेंज में होगा फ्रॉम द टारगेट एंड द सर्कुलर कॉलर ऑफ एब्रेयन, टैटूइंग, ब्लैकनिंग एंड चेयरिंग आर प्रेजेंट. इस क्वेश्चन में ना ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग प्रेजेंट थी. देयर इज़ ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग, उसके अकॉर्डिंग ये क्लोज रेंज बनता है. अच्छा, the death may be suicidal or homicidal, but there is a single shot in the right-handed person on the right temple. It is therefore a suicidal manner of death. कि suicidal भी हो सकता है, homicidal. ऊपर में वाले क्वेश्चन में भी exactly ये लिखना चाहिए था कि suicidal भी हो सकता है, homicidal भी, लेकिन suicidal ज़्यादा लग रहा है देखते हुए सूरत हाल को. उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है टैटूइंग किसे कहते हैं, तो अनबर्nt गन पाउडर pierces the skin at high speed. Small red spots appear near the entry wound. This process is called tattooing. It is produced within 16 inches as the weapon is in close range of the target, so we will see tattooing on the temple. Tattooing क्या होता है बेसिकली, ये ना एक तो 18 इंचज़ तक प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहाँ पे क्लोज रेंज में आता है वुंड, सॉरी वेपन क्लोज रेंज में होता है. और ना टैटूइंग होता है क्या, जो गन पाउडर है वो सारा का सारा नहीं बर्नट होता, तो उनमें से जो अनबर्नट गन पाउडर है ना वो स्किन को हाई स्पीड पे पियर्स करता है, वहाँ पे ना वो स्पॉट्स से बना देता है रेड कलर के. अब उन्होंने पूछा था स्पेसिमन कौन कौन से बैलिस्टिक एक्सपर्ट को भेजे जाएंगे, तो उसमें ना वेपन यानी फायर आर्म जो यूज़ हुआ है, उसके बाद बियरिंग द हैंड इंप्रेशन, फिंगरप्रिंट ऑफ द फिंगर विल बी सेंड टू द बैलिस्टिक एक्सपर्ट. कि जो फायर आर्म यूज़ हुआ है जिसके ऊपर के पर्सन के फिंगरप्रिंट्स भी होंगे वो हमने सेंड करना है बैलिस्टिक एक्सपर्ट. लास्ट पेज राइट एंड लास्ट 2 क्वेश्चंस. अच्छा पहले ये छोटे वाला कर लेते हैं. डिफाइन एंड क्लासीफाई बैलिस्टिक्स, गिव वाउंडिंग एंड नॉन वाउंडिंग एलिमेंट्स ऑफ द फायर आर्म, blast and what effects these produce on a target. Ballistic क्या होते हैं, the study of physical forces acting on projectiles and missiles is called ballistics. कि जितने भी projectile या missile पे जो जो physical forces लगते हैं ना उसकी study को हम कहते हैं ballistics. There are 3 different areas of study. Ballistic को हम 3 different areas of studies के further 3 different classifications हैं. Interior ballistics, exterior ballistics, terminal या wound ballistics. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा था कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो वाउंडिंग या नॉन वाउंडिंग एलिमेंट्स जो फायर आर्म वुंड कम्प्लेक्स में होते हैं. तो वाउंडिंग एलिमेंट्स हैं प्रोजेक्टाइल, फ्लेम, हॉट गैसेस या वेट जिन्होंने वुंड बेसिकली प्रोड्यूस करना होता है. और नॉन वुंडिंग एलिमेंट्स हैं स्मोक, ग्रीस, अनबर्न्ड पाउडर. द इफेक्ट ऑफ द अबव मेंशन्ड एलिमेंट्स इंक्लूड, अब इनके कंबाइंड इफेक्ट क्या आता है, ब्लैकनिंग आती है, बर्निंग आती है और टैटूइंग मार्क्स वगैरह बनते हैं इन दोनों को मिला के, वाउंडिंग और नॉन वाउंडिंग एलिमेंट्स को मिला के. Last question. A corpse of a male is presented for post-mortem examination.
by an investigation agency with a history of firearm injury on the head. Mention the signs on the dead body relating to the firearm wound complex to clinch the diagnosis about distance and direction of firearm and manner of death in this case. कि हमने 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने कि हम किस तरह डिस्टेंस ऑफ फायर आर्म या डिस्टेंस ऑफ फायर को मेजर कर सकते हैं और ना डायरेक्शन ऑफ फायर का कैसे पता चलता है. सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ फायर को कैसे करते हैं, टेस्ट शॉट्स करते हैं. कहते हैं डिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय सिक्योरिंग द एक्चुअल वेपन and the same brand of ammunition. In this method, a series of test shots is performed to reproduce the pattern of fatal injury on the body, keeping in view that different brands of ammunition produce different patterns at the same range. हमें सबसे पहले वुंड को देख के ना आइडिया हो रहता है कि वो किस वेपन से शूट किया गया, तो हमने उस वाले वेपन को लेने की कोशिश करनी है, या फिर अगर वेपन उस एरिया से मिल जाता है हमें वो लाइक एविडेंस के तौर पे वेपन मिल जाता है, तो हमने सेम वो उस वेपन से, उस ब्रांड के वेपन से सेम जो उस तरह का हो हमने टेस्ट शॉट करके देखनी है. शायद आपने वो CID में कुछ एपिसोड्स में दिखा रहे होते हैं कि वो ना वो जो डॉक्टर सालू के हैं या फिर वो जो बाकी CID के मेंबर्स हैं वो एक जगह पे खड़े होकर ना देख रहे होते हैं कि अच्छा अगर यहाँ से फायर किया गया तो इधर बजा होगा, इस पोजीशन में क्या होगा, ये उसकी डायरेक्शन होगी, इतने डिस्टेंस से किया गया होगा. तो वो टेस्ट शॉट से ना देखा रहता है कि कहाँ से एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस से फायर किया गया. From dispersion of shots on the body. In this method, the distance between the most distant pellets on the body is measured in inches is equal to the muzzle target distance in yards. इसमें क्या कह रहा था कि जो अगर शॉट्स की बॉडी में डिस्पर्शन हो गया ना तो उसमें क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंट शॉट्स होती है ना उनके दरमियान डिस्टेंस को मेजर करें ना अगर इंचज़ में, तो वो इक्वल होगा मज़ल टारगेट डिस्टेंस इन यार्ड्स. कि यार्ड्स में मज़ल का जो टारगेट जो मज़ल है, मज़ल एंड ऑफ द फायर आर्म, उसका कितना डिस्टेंस था बॉडी से. फार्मूला इज़ एप्लीकेबल अप टू 5, ये 5 फुट तक ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है. रफ़ रूल एक क्या है कि जो हेयर सिंजिंग है वो फर्स्ट 300 सेंटीमीटर में होती है, तो अगर हेयर सिंजिंग है तो इसका मतलब 300 सेंटीमीटर के अंदर अंदर वुंड था. ऐसे सूट 1/2 मीटर तक होता है. पाउडर टैटूइंग कैन बी सीन रियरली बियॉन्ड 2 मीटर, तो अगर टैटूइंग है तो इसका मतलब 2 मीटर के अंदर अंदर का वो रेंज का था वुंड, और इस तरह सूट है तो 1/2 मीटर के अंदर अंदर. लास्ट पॉइंट इसका है डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फायर, के डायरेक्शन ऑफ फायर को कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं. इन केस ऑफ राइफल्ड फायर आर्म्स, अ डिस्टेंट रेंज फायर, इन डिस्टेंट रेंज फायर्स में क्या होता है, फ्रॉम ट्रैकिंग ट्रैक ऑफ एंट्री एंड एग्जिट वुंड बाय नोटिसिंग ब्लैकनिंग, बर्निंग, टैटूइंग एंड कॉलर ऑफ इब्रिगन. या तो ना ये फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हम ना वो ट्रैक एंट्री और एग्जिट वुंड देखें और उससे ट्रैक उसका जो है उसको उसकी ट्रेजेक्ट्री उसका ट्रैक देख के कोशिश करें ये एज्यूम करने की कि इसका जो सा फायर का वो है डायरेक्शन क्या थे. उसके बाद या फिर बाय नोटिसिंग ब्लैकनिंग, बर्निंग, टैटूइंग और जो कॉलर ऑफ इब्रिगन, इनके पैटर्न से हम कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं. लॉजमेंट ऑफ द बुलेट, के बुलेट कहाँ जाके बॉडी में लॉज की है, कहाँ जाके रुकी है. एक्सरे एग्जामिनेशन से पता चल सकता है. इन कॉन्टैक्ट एंड क्लोज रेंज वुंड में क्या होगा, द ट्रेजेक्ट्री बिटवीन एंट्री एंड सेम, जैसे डिस्टेंस में था कि एंट्री और एग्जिट के दरमियान की ट्रेजेक्ट्री को देखना है, और फिर ब्लैकनिंग और बर्निंग का पैटर्न वगैरह सेम वही वाली चीज़ें रिपीट हुई हैं. फिर इन केस ऑफ स्मूथ बोर्ड फायर आर्म्स, द पैटर्न ऑफ सूट, बर्निंग एंड टैटूइंग पैटर्न. एक्सरे एग्जामिनेशन, डायरेक्शन ऑफ स्प्रेड ऑफ पैरेट्स, इसमें सिर्फ एक ये नया पॉइंट ऐड हुआ है, डायरेक्शन ऑफ स्प्रेड ऑफ पैरेट्स, बाकी सेम है. मैनर ऑफ डेथ कैसे देख सकते हैं हम. इन डिस्टेंट रेंज फायर द मैनर ऑफ डेथ में बी होमिसाइडल और एक्सीडेंटल, और अगर क्लोज रेंज है तो वो होमिसाइडल हो सकती है या फिर सुसाइडल मोस्ट कॉमन होती है जो क्लोज रेंज होती है, और डिस्टेंट रेंज होमिसाइडल या फिर एक्सीडेंटल हो सकती है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द पास्ट SEQs ऑफ फायर आर्म इंजरीज.